नमस्कार दोस्तों, हम सूक्ष्म जीव के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 6 का। आज देखें कक्षा 8 की एनसीईआरटी से बनने वाले प्रश्न, एनसीईआरटी की बुक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक है सूक्ष्म जीव, माइक्रो बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात, ऐसे जीवों की बात करें जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनकी चर्चा कर चुके हैं हम। अब आज बात कर रहे हैं मुख्य क्वेश्चन जहां से पेपर में बनने वाले हैं। मुख्य प्रश्न देखिए, आप आपसे पूछ ले कि पोलियो, खसरा कौन से रोग है? विषाणु जनित रोग है। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला। अतिसार और मलेरिया दोनों किसके द्वारा होते हैं मित्रों? किसके द्वारा हो रहे हैं दोनों? ये दोनों हो रहे हैं प्रोटोजोआ द्वारा। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा। आपसे पूछ ले, खसरा पूछ ले, पोलियो पूछ ले, तो किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। इसी प्रकार आपसे पूछ ले इन्फ्लुएंजा, जुकाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा, जुकाम और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा फैलती है। ये हम एनसीईआरटी के वे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो पेपर में लगातार आ जाते हैं, और इसका जिक्र हमने पहले वाली स्लाइड में भी कर चुके हैं। आपको ध्यान रखें, ब्रेड पर पाए जाने वाला कवक क्या नाम है? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर फंगस जो लग जाती है, उस फंगस का नाम क्या है यहाँ पर? राइजोपस। ध्यान रखें, इसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है? किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो आंसर आएगा बीजाणुधानी। क्या आएगा? बीजाणुधानी जनन। कौन सा जनन मित्रों? बीजाणुधानी जनन। बीजाणुधानी जनन किसमें पाया जाता है? तो राइजोपस में पाया जाता है। और आप ये राइजोपस जो है किसमें? ब्रेड पे लगने वाली फंगस को कहते हैं। इसका ध्यान रखिए, आपसे पूछ लिया जाए सीधा सीधा ही कि ब्रेड पर लगने वाली फंगस होती है जीवाणु, विषाणु या कवक या प्रोटोजोआ? तो आंसर आएगा कवक होती है। और कवक का नाम भी आ जाए तो कौन सा आएगा मित्रों? राइजोपस। एक प्रश्न आप यहां से देखिए, पनीर बनाने में, अचार बनाने में, अनेक पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि खमीर द्वारा उठी हुई मैदा देखिए यहाँ पर, यदि इसमें हम ईस्ट पाउडर डाल देते हैं, कौन सा पाउडर डाल देते हैं? ईस्ट पाउडर, और कुछ देर रख देते हैं तो इससे जो CO2 गैस निकलती है, और उस गैस के कारण धीरे धीरे फूलने लग जाते हैं। जैसे आपने जलेबी बनाते समय देखा होगा। तो आपसे पूछ ले, केक बनाते समय, जलेबी बनाते समय खमीर उठाने के लिए क्या डाला जाता है? ईस्ट पाउडर डाला जाता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, किण्वन क्रिया जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं गंधक या एल्कोहल की, यानी चीनी के एल्कोहल में बदलने की क्रिया। यानी चीनी के घोल की बात करें हम, गन्ने के रस की बात करें, सीधे सीधे चीनी के घोल या गन्ने के रस से एल्कोहल बनाना। चीनी के घोल की बात करें या गन्ने के रस, किसकी बात करें? गन्ने के रस। गन्ने के रस से क्या प्राप्त कर रहे हैं हम? एल्कोहल। क्या प्राप्त कर रहे हैं मित्रों? एल्कोहल। गन्ने के रस से क्या प्राप्त कर रहे हैं? एल्कोहल। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है मित्रों? किण्वन कहलाती है। आप फर्मेंटेशन इसे कहते हैं। किण्वन क्रिया क्या होती है? किण्वन क्रिया में चीनी के घोल को लिया जाए या गन्ने के रस को अपघटित करके क्या बना दी जाती है? एल्कोहल तैयार कर दी जाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्मेंटेशन के अंदर कौन सा परिवर्तन होता है? केमिकल चेंजेस, तो आंसर आएगा केमिकल चेंजेस। कौन सा होता है मित्रों? केमिकल चेंजेस। देखो, आप दो चार बातें ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ ले किण्वन के बारे में, ये आए हुए क्वेश्चन है, किण्वन का ध्यान रखे। तो किण्वन के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखे, चीनी के घोल से या गन्ने के रस से, या बात करें हम गन्ने के रस से अपघटन से क्या प्राप्त की जाती है? एल्कोहल। क्या प्राप्त की जाती है मित्रों? एल्कोहल प्राप्त की जाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अभिक्रिया का नाम पूछ ले पेपर में, कौन सी अभिक्रिया होती है? अभिक्रिया परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान रखे, कौन सी अभिक्रिया परिवर्तन होता है? रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? डेवलपमेंट, रासायनिक परिवर्तन। तो ध्यान रखे मित्रों, कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बात कर रहे हैं किण्वन की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज। दूसरा प्रश्न कौन सा है मित्रों? पहला प्रश्न तो किण्वन क्या है?
चीनी या गन्ने के रस से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि या अपघटन के द्वारा प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। किण्वन की खोज, दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न, किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज की लुई पाश्चर ने। तो ध्यान रखिए ये प्रश्न आ सकता है 1857 में। 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की और किण्वन को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं मित्रों? फर्मेंटेशन। दूसरा इसी टॉपिक से सूक्ष्म जीव की औषधि उपयोग, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है आने वाली भर्तियों में। जैसे बात करिए हमने सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाली औषधि या दवाइयां क्या कहलाती है? प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक का नाम क्या है? एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? एंटीबायोटिक। आपसे पूछ ले एंटीबायोटिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कल परसों बात करी थी पेनिसिलियम नाइट्रेटम से पेनिसिलिन औषधि या प्रतिजैविक औषधि बनाई जाती है। इसी प्रकार देखिए कुछ प्रतिजैविक आजकल जीवाणु द्वारा प्रतिजैविक औषधियां तैयार की जा रही है। ध्यान रखिए आया हुआ प्रश्न वीडियो मेंस के अंदर निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधियां नहीं है? तो ध्यान रखिए सामान्य प्रतिजैविक औषधियां देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली रिट मेंस के अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है या नहीं है? तो ध्यान रखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जीवाणु के द्वारा होने वाले प्राप्त होने वाली औषधियों के नाम बताइए। और आगे चले तो बात करें हम सबसे पहले देखो 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचने के संवर्धन के लिए टीका तैयार किया है और इसके बारे में बताया उन्होंने पेनिसिलिन। फफूंद से, फफूंद का अर्थ क्या था मित्रों? कवक। क्या कहते हैं इसको? कवक। क्या कहते हैं? कवक। यानी थोड़ी देर पहले बात करी थी फंगस। जो फंगस है जीवाणु फफूंद द्वारा मारे बनाए गए इस प्रकार की फफूंद से क्या प्राप्त? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एक प्रतिजैविक औषधि है। पेनिसिलियम नाइट्रेटम से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम नाइट्रेटम से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। दूसरा ध्यान रखिए सूक्ष्म जीवों से टीके तैयार किए जाते हैं। टीकों को वैक्सीन कहते हैं। एजाशय चेचक के टीके नाम सुने होंगे आपने। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर, यह भी प्रश्न आ चुका है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। 1798 की बात करें तो ध्यान रखिए चेचक के टीके की खोज किसने की है? टीके की खोज किसने करी है? एडवर्ड जेनर ने। आपको ये स्लाइड पढ़ाने का मतलब ही है, इसलिए दर्शाया जा रहा है बार बार कि क्लास 6 की अपने सूक्ष्म जीव पढ़े और क्लास 8 के सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं। ये नहीं मतलब है प्रश्न जो आएगा आपका, चाहे एलपी की बात करें, जो सामान्य राजस्थान की ग्रुप डी की बात करें या राजस्थान पुलिस के पेपर की बात करें, तो अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। अभी रेलवे ने भी लोको पायलट में हु प्रश्न जो देखे सेकेंडरी बोर्ड तक के ही उठाए गए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी बच्चे का प्रश्न गलत ना हो और कोई आपत्ति आती है तो आप इन्हीं स्लाइडों से, इसी बुक से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। इसलिए आगे देखिए तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी है? टीके की खोज करिए। कौन से टीके का नाम पूछ ले तो चेचक के टीके की। फिर बात कर रहे हैं देखो हम मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को वृद्धि के लिए सहायक भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। और इसकी बात करी थी हमने राइजोबियम जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? राइजोबियम द्वारा। मटर के पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता। क्या पाया जाता मित्रों? राइजोबियम। क्या पाया जाता है मित्रों? राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम आपसे पूछ ले दलहनी या लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम वातावरण की नाइट्रोजन को काय में बदल देता है, नाइट्रोजन या नाइट्रेट के यौगिक में बदल देता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। आपसे पूछ लिया जाए किसकी सहायता से नाइट्रीकरण स्थिरीकरण किया जाता है? तो राइजोबियम की सहायता। ठीक मित्रों, अब बात करें हम सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की पावर देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखो आपने देखा हुआ है, नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम और राइजोबियम।
आप देखिए सूक्ष्म जीवों के वाहक की बात करें तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग कारकों को भेजते हैं और व्यक्तियों को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। यानी मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्म जीव। अभी तक हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों से होने वाली वृद्धि, होने वाला फायदा या होने वाला लाभ। अब इनसे हानि भी पहुंचती है। जैसे आपने बात करी, देखो हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है। हम बात करें यहां से मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, और मलेरिया परजीवी की वाहक की बात करें हमने, मादा एनाफिलीज मलेरिया का परजीवी वाहक होता है, और इसके परजीवी का नाम क्या है, आपने नाम सुना प्लाज्मोडियम। क्या है मित्रों, प्लाज्मोडियम। तो ध्यान रखें, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है, ना कि मादा एनाफिलीज मच्छर। यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, और किसकी सहायता जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर की सहायता से। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर, एडीज की सहायता से क्या होता है, डेंगू होता है। यह भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखें। डेंगू के वायरस का डेंगू जो वायरस है, ये इसका वाहक कौन है, मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर का क्या करता है, डेंगू के वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। मित्रों एक बार ध्यान गौर करना, यहाँ पर बार बार ये इधर ये मादा, और यहाँ पर भी देखिए आप डेंगू वाहक की बात करें तो भी उसमें भी मादा एनाफिलीज मच्छर आ रहा है, मादा इसमें भी क्या आ रहा है, मादा एडीज मच्छर आ रहा है। कारण क्या है, मादा ही फैलाता है, नर नहीं फैलाता, क्योंकि मादा की निडिल जो होती है लंबी और पतली होती है, जिससे रक्त वाहिनियों को भेज दिया जाता है और आसानी से जीवाणुओं को प्रवेश करा दिया जाता है। जबकि नर में ये निडिल छोटी और मोटी होती है, जो रक्त वाहिनी को भेद नहीं पाती। इसीलिए ये संक्रमण किसके द्वारा होता है, मादा के द्वारा ही होता है, नर के द्वारा नहीं होता। फिर बात करें मित्रों हम आगे, मुख्य सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोग। निश्चित एक प्रश्न आना है मित्रों, यहां से आगामी भर्ती में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपको इस सारणी को गौर करना है। यहां से देखिए आप सूक्ष्म जीव, और यहाँ पर देखा किसके माध्यम से संक्रमण होता है। आपसे पहले तो यही पूछा जाता था, ये जीवाणु द्वारा होता है, ये विषाणु द्वारा होता है, लेकिन अब वो पूछा है किसके द्वारा संक्रमण फैलता है। तो आपको ध्यान रखिए, आप ये दो लाइनें पढ़ के मत चल जाना, क्योंकि कारण क्वेश्चन का पूछ रहा है वो संक्रमण पूछ रहा है, संक्रमण का तरीका पूछ रहा है कि किसके द्वारा फैलता है। यानी वायु जनित है, जल जनित है, या भोज्य पदार्थों द्वारा जनित है। आपसे बात करें देखो जीवाणु द्वारा क्षय रोग, क्षय का अर्थ होता है टीबी, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, नाम सुना होगा आपने, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की सहायता से क्या होता है, टीबी होती है। यानी क्षय, कौन सा क्षय, यानी तपेदिक, इसे तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, तपेदिक और टीबी। मित्रों तपेदिक और टीबी इसी का नाम है। और एक संक्रमण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, जीवाणु का नाम आपको पता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। अब बात करें खसरा, यहाँ पर देखिए खसरा वायु द्वारा होता है, मिल्सस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें। ये किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, और इसका माध्यम भी क्या है, वायु। फिर बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स, नाम शुरू होगा छोटी माता, नाम से आपने देखा त्वचा पर छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। ये वायरस जनित रोग है, ये सीधे संपर्क से, ये भी वायु से फैलता है। बात करें पोलियो, पोलियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। पोलियो रोग किसके द्वारा होता है, पोलियो रोग वायरस जनित रोग है, और इसका संक्रमण कार्य ध्यान रखें वायु या जल के द्वारा फैलता है। हैजा, हैजा एक जीवाणु जनित रोग है, जो जल और दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है, दूषित जल और भोजन से फैलता है हैजा। टाइफाइड, जिसे आपने मोतीजरा नाम भी सुन रखा होगा, टाइफाइड, यहाँ पर देखिए जीवाणु जनित रोग है, ये जल के संक्रमण थे, ध्यान रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वायु द्वारा नहीं फैलता, ये किसके द्वारा फैलता है मित्रों, जल के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, जल के द्वारा। टाइफाइड रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है, क्योंकि ये सब जानते हैं जीवाणु होता है, ये भी जानते हैं हैजा जीवाणु द्वारा होता है, पर आपको यहाँ ध्यान रखना है संक्रमण का माध्यम क्या है। यहाँ पर संक्रमण का माध्यम क्या है, हेपेटाइटिस,
वायरस जनित रोग है जो किसके द्वारा होता है, दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल के सेवन से हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। या बात करें हम मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित कौन सा है मित्रों, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का नाम थोड़ी देर पहले बताया मैंने, प्लाज्मोडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखिए प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य प्लाज्मोडियम। यहाँ पर आपको मादा एनोफिलीज मच्छर नहीं लगाना, तो ध्यान रखें मलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटोजोआ द्वारा। और प्रोटोजोआ का भाग कौन क्या बताया गया है, प्रोटोजोआ किसका सदस्य, प्रोटोजोआ का सदस्य कौन है, प्लाज्मोडियम। और मच्छर के कारण फैलता है, और मच्छर का नाम यहाँ पर आएगा, संक्रमण कौन करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या आ जाएगा मित्रों, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर यहाँ पर आएगा, ध्यान रखें। जबकि यहाँ पर बात करें कारक क्या है इसका, वहां कौन यहाँ होगा, प्लाज्मोडियम। और क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है, क्या है, एक प्रोटोजोआ। फिर बात करें हम, देखो मित्रों आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2025 के अंदर पशु परिचर की भर्ती हुई। पशु परिचर के अंदर ये प्रश्न आया है, एंथ्रेक्स। पशु परिचर के पेपर में ये प्रश्न आया है मित्रों, ध्यान रखिए। रॉबर्ट कोच 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे कौन सा रोग हो जाता है, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। अधिकांश पशुओं में देखा जाता है, उनके खुर और पैर जो है सूज जाते हैं, मुंह पर जबड़े पे भी सूजन आ जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है, एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। और एक खोज किसने करी है, रॉबर्ट कोच ने। इससे संबंधित एक प्रश्न और है मित्रों, रोगाणु का सिद्धांत। रोगाणु सिद्धांत भी रॉबर्ट कोच ने दिया है। किसने दिया, रोगाणु सिद्धांत भी, रोगाणु सिद्धांत। रोगाणु सिद्धांत की बात करें तो रोगाणु सिद्धांत का संबंध भी किससे है मित्रों, रॉबर्ट कोच से है। तो ध्यान रखिए, एंथ्रेक्स रोग का कारक बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, एक जीवाणु। इसकी खोज किसने करी, रॉबर्ट कोच ने की है। अब देखिए मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले हमने जंतु में देखा था, अब देखिए जंतु के अंदर रोग देखे थे। आप देखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा प्लांटों में यानी पौधों में होने वाले रोग, क्योंकि प्रश्न आप सूक्ष्म जीव से संबंध रखता है तो प्लांटों के अंदर से पूछ सकता है। जैसे आपने देखा होगा नींबू के अंदर कैंकर रोग, नींबू में छोटे छोटे काले स्पॉट पड़ जाते हैं, काले धब्बे देखोगे नींबू के अंदर, तो इन्हें कहते हैं नींबू कैंकर रोग। ये किसके कारण होता है, नींबू में कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है। और इसका संक्रमण किसके द्वारा फैलता है, वायु द्वारा होता है। तो नींबू में कैंकर रोग का संबंध किससे है, जीवाणु द्वारा। दूसरा, गेहूं में रस्ट रोग। आपने देखो गेहूं की बाली को एक रुए जैसी पड़ जाती है, जैसे पाउडर जैसा निकलने लग जाता है, तो रस्ट रोग जो गेहूं की रस्ट, गेहूं के अंदर होने वाला रस्ट रोग जो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। ग्रेमनी पक्सेनिया इसका नाम है, ग्रेमनी पक्सिनिया। ग्रेमनी पक्सिनिया द्वारा भी रस्ट रोग हो जाता है। ये इसका मुख्य कारक क्या है मित्रों, वायु और बीज। भिंडी में पीत रोग, भिंडी में पीत रोग का भी कारक क्या है, वायरस, और ये कीट के द्वारा संक्रमित होता है। आपसे सामान्य जंतुओं का रोग दे देंगे, 3 रोग जंतुओं के दे देंगे, और 3 रोगों में 1 रोग पादपों के दे देंगे। और निम्न से पूछा, निम्न में से जीवों में नहीं होता या पादपों में होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कारक जो है, ये रोग सामान्य रोग पादपों के, और पादपों के भी रोग किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा हो रहे हैं। आपने एक सुना होगा फूड पॉइजन, बार बार अखबारों में, समाचारों में सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इतने बच्चे फूड पॉइजन के कारण भर्ती हो गए। फूड पॉइजन, उल्टी दस्त हो जाती है लगातार। तो आपने देखा भोजन की खाद्य विषाक्तता, यानी भोजन के अंदर अशुद्ध पदार्थों के सेवन से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। जब अधिक समय तक भोजन वायु और नमी के संपर्क में रहता है तो उसकी गुणों में कमी आ जाती है, या उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। ऑक्सीडेशन होने के कारण ये फूड या भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं होता, और क्या बन जाता है, विषाक्तन हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ये देखिए आप सूक्ष्म जीवों द्वारा, प्रश्न देखिए आप, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखें, खाद्य विषाक्तन का संबंध जो है किससे है, दूषित सूक्ष्म जीवों से है। फिर बात करिए हमने मित्रों, इधर देखिए
यहाँ से अचार है, खाद्य पदार्थ है, इनको भी हम खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखा जाता है। यानी खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, इसे ही खाद्य परिरक्षक कहते हैं। समझना, देखो नमक और खाद्य तेल का उपयोग करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने में सामान्य रूप से किया जाता है। आपसे सीधा सीधा पूछ ले, सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकने के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक और खाद्य तेलों का उपयोग किया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है? परिरक्षक। क्या कहलाती है मित्रों? परिरक्षक। जैसे आपसे पूछ लिया, मुरब्बे को चाशनी में डुबो के रखा जाता है, अचार को, केरी के अचार को तेल में डुबो के रखा जाता है, तेल से बाहर आते ही केरी के ऊपर फंगस लग जाती है। देखा होगा मित्रों आपने, अगर केरी रखी है और केरी को तेल नीचे रह जाता है तो यहाँ पर फंगस लग जाती है, यानी फूंद लग जाती है, कवक बन जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव बन जाते हैं। उसी बचाए रखने के लिए इसे तेल में डुबोया जाता है। तो यानी नमक और खाद्य तेलों का उपयोग करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। ये विधि क्या कहलाती है? परिरक्षक कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? परिरक्षक। आने वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें, रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रीट मेंस साइंस के अंदर आने वाला प्रश्न देखिए आप, सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटावाइसल्फाइड। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। रासायनिक खाद्य परिरक्षक कौन है? रासायनिक खाद्य परिरक्षक के नाम बताइए। तो सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटावाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटावाइसल्फाइड क्या है? रासायनिक खाद्य परिरक्षक। क्या है मित्रों? रासायनिक खाद्य परिरक्षक। क्या है मित्रों? रासायनिक खाद्य परिरक्षक। पेपर में आ जाए आपसे रासायनिक खाद्य परिरक्षक बताइए, या 3 ऑप्शन दे दे, तेल दे दे, नमक दे दे, या आपको हल्दी दे दे और एक दे दे ये इस तरह का सोडियम बेंजोइड या सोडियम मेटावाइसल्फाइड। तो आंसर क्या आएगा? सोडियम मेटावाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोइड या सोडियम मेटावाइसल्फाइड। ये क्या है? एक रासायनिक खाद्य परिरक्षक है मित्रों। क्या है? रासायनिक खाद्य परिरक्षक। एक मित्रों पाशीकरण, ये नाम सुना होगा, पाशीकृत दूध का आपने, कि दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए 70 डिग्री, कितना मित्र? 70 डिग्री पर उबाला जाता है और 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री टेम्परेचर को उबाला जाता है। उबाल कर फिर एक साथ ठंडा कर दिया जाएगा और ठंडा करके फिर स्टोर किया जाता है। जैसे आपने दूध की थैली सुबह सुबह लाए होंगे, सरल दूध की थैली और दूध की थैलियां, वो सबको पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो पाश्चुरीकृत की विधि क्या है? 70 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड में 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। फिर एक साथ, ध्यान रखें, एक का एक यानी एक साथ टेम्परेचर को लो कर दिया जाएगा और फिर इसको भंडारण किया जाता है, जिससे जीवाणु क्या हो जाता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछ लिया जाए पाश्चुरीकृत या पाश्चुरीकरण विधि में टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको ध्यान रखिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड। समय बोल दे आपसे तो ध्यान रखिए 15 से 30 सेकेंड। ये सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देता है, जिससे दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। ये विधि कहलाती है पाश्चुरीकरण कहलाती है। ध्यान रखें, इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी मित्रों? लुई पाश्चर ने। आपसे पूछ ले पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी थी, तो पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी है मित्रों? लुई पाश्चर ने करी है। आपको 3-4 खोजकर्ता एडवर्ड जेनर का और रॉबर्ट कोच का याद रखना है, लुई पाश्चर का याद रखना है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का याद रखना है। इनसे ही प्रश्न बनेंगे। और हम पढ़ा एनसीईआरटी की बुक का अध्ययन कराने का मतलब ही यही है कि आपका प्रश्न गलत ना हो, इसीलिए हम इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो भर्तियां हैं सब में प्रश्न इसी से उठ रहे हैं। आप देखिए चीनी के द्वारा परीक्षण, जेम का बात करें, जेली का, स्केफ का परीक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। आपने आंवले का मुरब्बा देखा होगा, उसको भी चीनी के घोल में डाला जाता है, क्योंकि ये भी एक क्या है? खाद्य परिरक्षण का कार्य करती है, यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। तेल और सिरका नाम सुना हुआ आपने, सिरका एसिटिक अम्ल का 4% भाग कहलाता है, सिरका कहलाता है।
तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाता है। अचार को बचाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेल का और सिरके का उपयोग किया जाता है। मांस और मछली आदि को खाद्य प्रसंस्करण से बचाने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। बात करें हम गर्म और ठंडा करना, दूध को उबाल कर ठंडा रखना, निम्न ताप पर सुरक्षित रखना, ये सामान्य विधि है। आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र करा मैंने राइजोबियम जीवाणु का। देखो मित्रों, ये आ गया राइजोबियम जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक राइजोबियम जीवाणु लगातार प्रत्येक क्लास में आ रहा है। 6 में, 7th में, 8th में आया और आगामी भर्तियों के पेपरों में भी इसी से प्रश्न उठ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। कुल का नाम याद रखें, पौधे का नाम क्या है? लेगुमिनेसी। तो किस कुल का है पौधा? ये लेगुमिनेसी, यानी दाल वाले पौधे जो होंगे सब लेगुमिनेसी कुल के अंदर आते हैं। ये देखिए मित्रों, राइजोबियम जो मेट्रिक है, लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में ये पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, जहां पर कौन रहता है? राइजोबियम। कौन रहता है मित्रों? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करता है और नाइट्रीकरण कर देता है। ये क्रिया अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को परावर्तित कर देता है। और ध्यान रखिए, 2 क्रियाएं इसमें होती है, एक तो नाइट्रीकरण और एक विनाइट्रीकरण। आप बात करेंगे देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78% पाई जाती है। दूसरा आपसे पूछ ले, नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक घटक है, और पूछ ले नाइट्रोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखें, प्रोटीन किसका घटक है मित्रों? नाइट्रोजन का घटक है। क्लोरोफिल किसका घटक है मित्रों? नाइट्रोजन का। न्यूक्लिक एसिड किसका घटक है? नाइट्रोजन का। विटामिन किसका घटक है? नाइट्रोजन का। ध्यान रखें मित्रों, यहां पर ध्यान रखें, आपसे पूछ ले सीधा सीधा कि नाइट्रोजन का घटक कौन है, नाइट्रोजन के घटक से क्या होता है, नाइट्रोजन का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो कहां कहां किया जाता है मित्रों? नाइट्रोजन का प्रोटीन में, विटामिन में, न्यूक्लिक एसिड में और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इससे नाइट्रोजन का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। क्या पढ़ेंगे मित्रों? नाइट्रोजन चक्र। आपको जो मैंने पारितंत्र पढ़ाया था तो बताया था, पारितंत्र में इकोसिस्टम में 2 प्रकार के चक्र होते हैं, एक तो गैसीय चक्र और दूसरा अवसादीय चक्र। और गैसीय चक्र के अंदर होता है नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र। और अवसादी चक्र के अंदर होते हैं फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। तो हमने अब बात कर रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? नाइट्रोजन चक्र की। नाइट्रोजन चक्र की बात कर रहे हैं मित्रों। किसकी? नाइट्रोजन चक्र। देखिए वायुमंडल की नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये तत्व के रूप में पाई जाती है, ना कि गैस के रूप में, क्योंकि इसका अलग अलग रूप से उपयोग होता है। जैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन है, वर्षा के साथ, तड़ित के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन जीवाणु नीलहरी शैवाल द्वारा स्थिरीकरण कर दिया जाता है। वर्षा के जल के साथ ये जो नाइट्रोजन यहाँ आ गई, अब नाइट्रोजन का कुछ वजह जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाता है। यहां देखिए आप, यहां से समझिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन है और यहां से तड़ित यानी बिजली की गर्जन के उपस्थिति में वर्षा के साथ ये सीधी कहां पर आ जाती है? मिट्टी में। कहां पर आ जाती है? मिट्टी में। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, वातावरण की नाइट्रोजन बिजली की गर्जन के साथ, वर्षा के साथ कहां पर आ जाती है? किसमें मिल जावा? मिट्टी में मिल जावा। और मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु क्या कर देते हैं? जीवाणु इनका स्त्रीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन को काय में बदल देते हैं मित्रों। ये देखिए जीवाणु और नीलहरी शैवाल, ये जो नाइट्रोजन है इसको काय में बदलते हैं? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर देते हैं। नाइट्रोजन जीवाणु स्त्रीकरण कर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। और ये यौगिक कौन प्राप्त कर लेते हैं? पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। कौन प्राप्त कर लेंगे? पेड़ पौधे प्राप्त कर लेंगे। और पेड़ पौधे इनके द्वारा क्या कर लेंगे? ये अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करके जंतु, जब ये पेड़ पौधे जंतु इनको खाते हैं, पेड़ पौधों को, किसमें चली जाती है? नाइट्रोजन जंतुओं में चली जाती है। और जंतुओं के अपशिष्ट से क्या प्राप्त होती है? वापस नाइट्रोजन कहां प्राप्त हो जाती है? मिट्टी में मिल जावा। और इस प्रकार ये वापस वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन चक्र में 2 क्रिया होती है, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण से मतलब है नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिक में बदलना, तो कहलाएगा नाइट्रीकरण या नाइट्रोजन स्त्रीकरण। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। लेकिन अगर नाइट्रोजन के यौगिकों का वापस नाइट्रीकरण में बदल जाना, देखो इधर यहां पर देखिए, ये वापस नाइट्रोजन के जो यौगिक है इकाई में बदल गए मित्रों।
वायुमंडल में चले गए नाइट्रोजन के रूप में। ये क्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। जबकि इधर की क्रिया बात करें तो इधर की क्रिया क्या कहला रही है? नाइट्रीकरण। क्या कहला रही है मित्रों? नाइट्रीकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिक में बदलना ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण। यदि ये क्रिया उल्टी हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? ये विनाइट्रीकरण। तो ध्यान रखें, वायुमंडल की नाइट्रोजन वर्षा के जल के साथ आती है, वर्षा के जल के साथ भूमि में आ जाएगी। भूमि में क्या करेंगे? पाए जाते हैं जीवाणु, पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक से ये उर्वरक प्राप्त होती है। ये उर्वरक किसको मिल जाएगी? पेड़ पौधों को मिल जाएगी। और पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन के यौगिकों का उपयोग कर लेते हैं, नाइट्रोजन के उर्वरक का उपयोग कर लेते हैं। जैसे ही जीव जंतु इन पौधों को खाते हैं, ये नाइट्रोजन जीव जंतुओं में पहुंच जाती है। ये नाइट्रोजन जीव जंतुओं में पहुंच जाएगी और इनके अपशिष्ट से, इनके अपघटन से, इनके अपशिष्ट से, इनकी मृत्यु से नाइट्रोजन के पदार्थ वापस कहां पहुंच जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। और यहां से वापस विनाइट्रीकरण द्वारा ये नाइट्रोजन गैस में भेज दी जाती है। ये क्रिया कहलाती है नाइट्रोजन चक्र। इस प्रकार मित्रों, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, इसमें हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, नाइट्रोजन चक्र। इसके सामान्य प्रश्न में हम बात करें, देखा होगा आपने सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूत्रदर्शी की सहायता से, नीलरंग शैवाल से नाइट्रोजन का क्या किया जाता है मित्रों? स्थिरीकरण किया जाता है। यह सूक्ष्मदर्शी आ जाएगा। सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। फिर बात करें एल्कोहल का उत्पाद नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। इससे फर्मेंटेशन से किया जाता है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। ईस्ट का उपयोग उत्पादन किया जाता है। ईस्ट कवक बनाया जाता है। अन्य चीनी के घोल, एल्कोहल अपघटन, प्रतिजैविक औषधियां क्या है? कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी कौन सा है? यहाँ पर देखो मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज। वाहक पूछा, ध्यान रखें मित्रों, वाहक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आने वाली भर्ती के लिए। एबीएम अति भयंकर मोस्ट मलेरिया परजीवी का वाहक पूछा है, तो वाहक का आंसर क्या आएगा मित्रों? मादा एनाफिलीज। जबकि मलेरिया परजीवी का क्वेश्चन यहां तक आ जाए तो आंसर आएगा प्लाज्मोडियम। क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। संचरण का मुख्य कारक देखिए, घरेलू मक्खी, ब्रेड पर, इडली पर फूल का कारण, मुख्य कारण क्या है? ईस्ट की कोशिका में वृद्धि। ईस्ट की कोशिका में वृद्धि। चीनी को एल्कोहल में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है मित्रों? किण्वन कहलाता है। क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने? किण्वन। क्या कहलाया है मित्रों? किण्वन कहलाता है। आप देखिए यहां से प्रश्न देखिए, जीवाणु राइजोबियम, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस, ये भी प्रश्न आया हुआ है। लैक्टोबैसिलस किसमें पाया जाता है? दही जमाने में काम आता है। यहां से आप देखिए ईस्ट, आपको देखिए एक विषाणु प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ कौन है आप बताइए। यहाँ से मलेरिया कारक प्रोटोजोआ कौन होता है? मलेरिया कारक विषाणु। वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। आप देखिए यहाँ पर ईस्ट, ईस्ट क्या है? ब्रेड की बेकिंग में काम लिया जाता है। जीवाणु देखिए यहाँ पे, जीवाणु सूक्ष्म जीवों से क्या उत्पादन किया जाता है? यहाँ पर प्रतिजैविक उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार मित्रों सूक्ष्म जीव टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगामी क्लास के अंदर हम सूक्ष्म जीवों से और क्वेश्चन देखेंगे।